एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां एक स्टेट गवर्नमेंट एक नया कानून पास करती है और कानून का मकसद बहुत ही नेक है, जैसे पब्लिक हेल्थ को सुधारना। हाँ, पब्लिक हेल्थ तो हमेशा एक प्रायोरिटी होती है स्टेट के लिए। सही बात है। तो इसके लिए वो स्टेट अपने यहाँ एक स्पेसिफिक केमिकल के यूज और सेल पर न पूरी तरह से बैन लगा देती है। दिखने में ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी लगती है। बिल्कुल, अभी पब्लिक हेल्थ डायरेक्टली स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो उनके पास पावर तो है ही। एग्जैक्टली। लेकिन और यहाँ ट्विस्ट है, ग्राउंड रियलिटी में इस केमिकल का बैन होते ही पूरे देश का सप्लाई चेन हिल जाता है। वाव। हाँ, दूसरे स्टेट से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था वो अचानक से ठप पड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून वैलिड है, राइट, या फिर संविधान के मुताबिक उस स्टेट ने अपनी औकात, मेरा मतलब है अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर ली है, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स तो यूनियन का सब्जेक्ट है ना। ये एक बहुत ही क्लासिक डिलेमा है। नॉर्मली जब हम कानून या संविधान के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक बाइनरी सिस्टम इमेजिन करता है। हाँ, जैसे एक नक्शे पर स्टेट बॉर्डर्स होते हैं, एकदम क्लियर शार्प लाइंस, चाहे एक टेरिटरी खत्म हुई वहां दूसरी शुरू। वही तो। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के लैंडस्केप में उतरते हैं तो रियलिटी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही मर्की और कॉम्प्लेक्स नजर आती है। और आज के इस डीप डाइव का मिशन बेसिकली यही है। स्पेसिफिकली आज हम उन सिचुएशंस को अनपैक करेंगे जब कानून बनाते वक्त यूनियन और स्टेट की बाउंड्रीज आपस में टकरा जाती हैं। और इस टकराव को सुलझाने के लिए ना जुडिशरी ने कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल, मैं आज 2 स्पेसिफिक लीगल डॉक्ट्रिन्स को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ जो इस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स ही हमारी मॉडर्न गवर्नेंस को बेसिकली फंक्शनली चलने देते हैं। हाँ, पर इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ना मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी है। राइट। भारत का जो संविधान है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसका मतलब साफ है कि पावर किसी एक जगह पर या किसी एक एंटिटी के पास सेंट्रलाइज नहीं है। करेक्ट। 7th शेड्यूल के जरिए पावर्स को क्लियरली 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसके सब्जेक्ट्स पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया या फिर करेंसी। हाँ। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जहां सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स का हक है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर या जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया पब्लिक हेल्थ। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन या क्रिमिनल लॉ हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ नीटली इन 3 बॉक्सेस में फिट हो जाए। पर असल जिंदगी इन नीटली पैक्ड बॉक्सेस में कहाँ चलती है। मॉडर्न गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक सब्जेक्ट दूसरे से जुड़ी जाता है। बिल्कुल, कोई भी लेजिस्लेचर एक एब्सोल्यूट वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर हेल्थ पर लॉ बनेगा तो ट्रेड पर असर पड़ेगा ही। सही बात है। अगर एग्रीकल्चर पर पॉलिसी आएगी तो कॉमर्स ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। इस अनअवॉइडेबल ओवरलैप को हैंडल करने के लिए आता है हमारा पहला लीगल कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इन शब्दों को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं पहले। पिथ का मतलब होता है किसी चीज का एसेंस, उसकी रूह या उसका ट्रू नेचर। अच्छा, और सब्सटेंस? और सब्सटेंस का मतलब है उस चीज का एसेंशियल पार्ट या कोर मैटर। तो जब किसी कानून की वैलिडिटी पर कोर्ट में सवाल उठता है कि उसने दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट पर इंक्रोचमेंट किया है, तो जजेस आखिर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? वो उस कानून का ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर देखते हैं। कोर्ट्स उस कानून की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके छोटे मोटे या इंसिडेंटल इफेक्ट्स को। इस जुडिशियल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखते हैं। मैं एक ऐसी दवा के बारे में सोच रही थी जिसका प्राइमरी मकसद हार्ट डिजीज को क्योर करना है। ओके। ये दवा हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करती है, तो ये इस दवा का पिथ एंड सब्सटेंस हो गया। पर इस दवा का एक माइनर साइड इफेक्ट भी है। इसे खाने से पेशेंट को बहुत नींद आती है। राइट, ड्रॉजीनेस। हाँ, अब अगर नींद आने वाली मेडिसिन को रेगुलेट करना किसी और मेडिकल अथॉरिटी का काम है, तो क्या वो अथॉरिटीज हार्ट मेडिसिन को बंद कर देगी? ये कहकर के इसने उनकी टेरिटरी में दखल अंदाजी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस दवा की आत्मा या कोर पर्पस तो हार्ट क्योर करना है। नींद आना सिर्फ एक इंसिडेंटल साइड इफेक्ट है। एग्जैक्टली। यहाँ लॉ में भी यही सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रूल चलता है। अगर एक कानून का मेन एसेंस, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट
उस लेजिस्लेचर की लिस्ट में आता है जिसने उसे बनाया है, तो वो कानून इंट्रावायरस माना जाएगा। इंट्रावायरस एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है विद इन द पावर्स। राइट। अगर कानून का पिथ एंड सब्सटेंस वैलिड है तो वो कानून परफेक्टली लीगल माना जाएगा, भले ही वो कैजुअली थोड़ा बहुत किसी दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट को टच कर रहा हो। और सोचिए, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता तो हर दूसरा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता। सही बात है, क्योंकि हर लॉ का एक रिपल इफेक्ट होता है। जब पानी में पत्थर फेंका जाता है तो लहरें किनारे तक आती ही हैं। वही पिथ एंड सब्सटेंस का काम उन लहरों पर फोकस ना करके उस मीन पत्थर पर फोकस करना है। पर ये थ्योरी सुनने में बड़ी आसान लगती है। मुझे लगता है असली सवाल ये है कि कोर्ट्स एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड लॉ का ट्रू एसेंस आखिर डिसाइड कैसे करती हैं। इस टेस्टिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए हिस्ट्री के कुछ सबसे लैंडमार्क केसेस की गहराई में जाना जरूरी है। बिल्कुल। पहला बड़ा केस तो भारत की आजादी से ठीक पहले का है, 1947 का प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। हाँ, इस केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वक्त बंगाल में किसान और आम लोग साहूकारों यानी मनी लेंडर्स के भारी कर्ज तले दबे हुए थे। इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई थे कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज नहीं चुका पाते थे। और इस शोषण को रोकने के लिए बंगाल की लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया, द बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट। राइट। इस एक्ट का सीधा सा मकसद था इन मनी लेंडर्स पर लगाम लगाना और इंटरेस्ट रेट्स की एक मैक्सिमम लिमिट तय करना। अब मनी लेंडिंग एक स्टेट सब्जेक्ट था, तो यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। स्टेट ने अपने एरिया में कानून बनाया, लेकिन प्रॉब्लम एक टेक्निकलिटी में आई ना। हाँ। ये कानून प्रॉमिसरी नोट्स को भी अफेक्ट कर रहा था। अच्छा, ये प्रॉमिसरी नोट्स थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, प्रॉमिसरी नोट्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिकली एक रिटन प्रॉमिस कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगा। और उस वक्त के संविधान यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ये प्रॉमिसरी नोट्स एक यूनियन लिस्ट का हिस्सा थे। ओह, तो लिस्ट क्रॉस हो गई। एग्जैक्टली। तो बैंक और मनी लेंडर्स ने इस कानून को चैलेंज कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि बंगाल गवर्नमेंट ने अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके यूनियन के एरिया में एनक्रोचमेंट की है, इसलिए इस कानून को स्ट्राइक डाउन यानी रद्द कर देना चाहिए। पर ये मामला गया कहाँ? I mean, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। ये गया उस वक्त की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी के पास, द प्रिवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले प्रिवी काउंसिल ही लंदन में बैठकर ऐसी अपील सुनती थी। राइट। प्रिवी काउंसिल ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुने और डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को बेसिकली हिंदुस्तान के लीगल लैंडस्केप में स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया। उन्होंने रूल किया कि इस कानून का पिथ एंड सब्सटेंस, इसकी आत्मा मनी लैंडिंग है। और प्रॉमिसरी नोट्स पर जो असर पड़ रहा था वो सिर्फ एक इंसिडेंटल इफेक्ट था। बंगाल की सरकार का मेन टारगेट प्रॉमिसरी नोट्स का नया सिस्टम बनाना नहीं था, उनका टारगेट तो शोषण रोकना था। प्रॉमिसरी नोट्स पर असर कोलैटरल डैमेज था। आई सी। इसलिए ये कानून पूरी तरह वैलिड रहा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एक शानदार विक्ट्री। बिल्कुल। लेकिन आजादी के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रुके। एक और बहुत बड़ा केस आया 1951 में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा। हाँ, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट वाला केस। हाँ, बॉम्बे गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया जिसमें लिकर यानी शराब की पोजेशन, सेल और कंज्यूम करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। और पब्लिक हेल्थ और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स को रेगुलेट करना तो स्ट्रिक्टली स्टेट लिस्ट का मैटर था। सही, पर इस स्ट्रिक्ट बैन का एक डायरेक्टली डिस्प्रोपोर्शनेट असर शराब के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी पड़ा। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो फिर से वही आर्ग्यूमेंट दिया गया होगा कि बॉम्बे स्टेट अपने पब्लिक हेल्थ के भेस में यूनियन की ट्रेड पावर्स में दखलंदाजी कर रहा है। एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट। और जब ये केस नए नए बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा तो उन्होंने फिर से फेथ एंड सब्सटेंस का लेंस लगाया। कोर्ट ने कानून की वर्डिंग, उसके डिबेट्स और उसके ऑब्जेक्ट को डीपली स्टडी किया। और कंक्लूजन क्या निकला? उन्होंने साफ कहा कि इस एक्ट का कोर ऑब्जेक्टिव पब्लिक हेल्थ और सोशल रिफॉर्म था। शराब पीना और बेचना रोकना उनका डायरेक्ट टारगेट था। मतलब अगर शराब के लोकल कंजम्पशन पर बैन लगने से नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है तो वो एक इंसिडेंटल इम्पैक्ट माना जाएगा। सही पकड़ा। कानून बनाते वक्त स्टेट का फोकस इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेट करना थोड़ी था। और ये प्रिंसिपल तो आज तक अप्लाई होता है ना। मुझे याद है 2002 के ITC लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस डॉक्ट्रिन को रीअफर्म किया था। बिल्कुल किया था। कोर्ट ने क्लियर किया कि लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस उसके बनाए कानून के ट्रू नेचर से ही जज होगी। अगर कोर सब्जेक्ट सही लिस्ट में है
तो कानून को सिर्फ इसलिए डस्टबिन में नहीं फेंका जाएगा क्योंकि उसने गलती से दूसरी बाउंड्री को थोड़ा सा टच कर लिया है। पर यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है, एक ऐसी डिबेट जो लीगल स्कॉलर्स को आज भी परेशान करती है। वो क्या? कि इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट की आखिर लिमिट क्या है? कब एक छोटी सी दखलंदाजी एक बड़ा वायलेशन बन जाती है? राइट। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या परसेंटेज तो है नहीं। जुडिशरी को ये हर केस में अलग से तय करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली। कोर्ट को देखना पड़ता है कि लॉ का कितना बड़ा हिस्सा दूसरी लिस्ट में घुसा है, उस इंक्रोचमेंट का प्रैक्टिकल इफेक्ट कितना डीप है, और क्या उस इंक्रोचमेंट के बिना वो कानून अपने मेन गोल को अचीव कर सकता था या नहीं। तो एक जज एसेंशियली एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करता है जो इस डॉक्ट्रिन को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। सही। तो पिथ एंड सब्सटेंस एक ऐसे कानून को बचा लेता है जिसका ओवरलैप इनोसेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स द गुड इंटेंशंस। पर मैं सोच रही थी लीगल लैंडस्केप हमेशा इतना मासूम तो नहीं होता। तब क्या होता है जब एक लेजिस्लेचर मासूम होने का सिर्फ नाटक कर रही हो? हाँ, जब कोई कानून जानबूझकर डिस्गाइज यानी भेस बदल कर आए। जैसे मान लीजिए एक स्टेट ऐसी चीज पर लॉ बनाना चाहती है जिसकी पावर उसके पास एब्सोल्युटली नहीं है, पर वो उस ड्राफ्ट को इतनी चालाकी से लिखती है कि वो किसी वैलिड सब्जेक्ट जैसा दिखे। ऐसी मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए ही ना जुडिशरी का दूसरा और थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव टूल सामने आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का डॉक्ट्रिन ये एसेंशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेक्टिव की तरह काम करता है। बिल्कुल। इसका सेंट्रल लीगल मैक्सिम बहुत डीप है। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। इसका मतलब है कि जो काम सीधे तरीके से करने की पावर किसी अथॉरिटी के पास नहीं है, वो उस काम को घुमा फिराकर छुपे हुए तरीके से या किसी टेक्निकलिटी का सहारा लेकर भी नहीं कर सकती। इसे लीगल टर्म्स में फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है। फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है भी। लेकिन इस डॉक्ट्रिन को समझते वक्त एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये डॉक्ट्रिन लेजिस्लेचर के मोटिव यानी उनके इरादे को टेस्ट करता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि अगर गवर्नमेंट की नीयत खराब थी या उनका पॉलिटिकल मोटिव गलत था तो कानून कलरेबल हो गया और कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर देगा। पर रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। ये डॉक्ट्रिन किसी भी सरकार का मोटिव टेस्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉम्पिटेंस यानी उनकी एब्सोल्यूट लीगल पावर को टेस्ट करता है। एक सेकेंड, लेट मी पुश बैक ऑन दिस आइडिया फॉर अ मोमेंट। अगर एक गवर्नमेंट क्लियर कट बैड फेथ में काम कर रही है, अगर उनका मोटिव खुलेआम मलेशियस है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बैड फेथ को अलाउ करता है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आई एग्री। राइट, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस और जस्टिस दोनों के खिलाफ लगता है। अगर कोर्ट मोटिव नहीं देखेगी तो इनजस्टिस नहीं हो जाएगा। इसका जवाब ना सेपरेशन ऑफ पावर्स में छुपा है। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर्स को पॉलिसी तय करने की आजादी देता है। कोर्ट्स का काम ये देखना नहीं है कि पॉलिसी अच्छी है या बुरी, नीयत साफ थी या खराब। तो कोर्ट्स क्या देखती हैं? कोर्ट्स का काम सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या उस बॉडी के पास वो कानून पास करने की अथॉरिटी यानी कॉम्पिटेंस थी या नहीं। अगर एक लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है तो वो किसी भी बहुत ही अच्छे, संगीन और नोबल मोटिव के बहाने उस पावर को क्लेम नहीं कर सकती। अच्छा, गुड इंटेंशंस आर नो एक्सक्यूज फॉर लैक ऑफ पावर। एग्जैक्टली। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर लेजिस्लेचर के पास लीगली वो पावर है तो उनका मोटिव कितना भी पॉलिटिकली ड्रिवन या खराब क्यों ना हो, वो कानून उस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा। द सोल क्वेश्चन इज, डिड द लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू डू दिस, यस और नो, नॉट व्हाई डिड दे डू इट। मोटिव और कॉम्पिटेंस के इस फर्क को ग्राउंड रियलिटी में समझने के लिए हिस्ट्री के दो बहुत ही ब्रिलियंट केसेस को एक साथ रख के देखना पड़ेगा हमें। ये दोनों केसेस 1950s के हैं ना? हाय, हिंदुस्तान नया नया आजाद हुआ था और देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम। लाखों किसान जमीन से महरूम थे और कुछ मुट्ठी भर जमींदार सारी जमीन के मालिक थे। और हर स्टेट गवर्नमेंट इस सिस्टम को अबॉलिश करके जमीन आम लोगों में बांटना चाहती थी, पर एक बड़ी हर्डल थी वहां। राइट, तो प्रॉपर्टी उस वक्त एक फंडामेंटल राइट था। करेक्ट। संविधान कहता था कि अगर गवर्नमेंट किसी की जमीन अक्वायर करेगी तो उन्हें फेयर कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अब दो अलग अलग स्टेट्स, बिहार और उड़ीसा, उन्होंने इस कॉम्पेंसेशन के प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की। इंटेंशन दोनों गवर्नमेंट्स की सेम थी, अपना खजाना बचाना और जमींदारों को कम से कम पैसे देकर जमीन लेना। पर दोनों के तरीके अलग थे
और सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इन दोनों केसेस में टोटली ऑपोजिट था। बिल्कुल, एक केस में डिस्गाइज फेल हो गया और दूसरे में डिस्गाइज फुली कामयाब रहा। पहले उस केस को देखते हैं जहां मास्क उतर गया। केस का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, जो 1952 में डिसाइड हुआ। इसमें बिहार गवर्नमेंट ने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, जिसका एम जमींदारी अबॉलिश करना था। उन्हें कॉम्पनसेशन तो देना ही था, तो उन्होंने एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स डाल दिए। दिखने में ये एक्ट पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस में लग रहा था, पर उन रूल्स को इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया था ना, उनमें ऐसी आर्बिट्ररी डिडक्शंस और कैलकुलेशंस थी कि रियलिटी में जमींदार की नेट कॉम्पनसेशन वैल्यू 0 या 0 के बराबर हो जाती। वाओ, मतलब कागज पर कॉम्पनसेशन था, पर ग्राउंड पर जमीन बिना पैसा दिए कॉन्फिस्केट हो रही थी। एग्जैक्टली। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने तुरंत इस कानून का मास्क उतार दिया। कोर्ट ने रूलिंग दी कि ये एक क्लासिक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने दिखावे के लिए एक प्रोविजन बनाया कि वो पैसे दे रहे हैं, पर इफेक्टिवली और इनडायरेक्टली वो बिना पैसा दिए जमीन कॉन्फिस्केट कर रहे थे। और ऐसी आर्बिट्ररी कॉन्फिस्केशन की कॉन्स्टिट्यूशनल इजाजत यानी कॉम्पिटेंस उनके पास बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने इनडायरेक्टली वो किया जो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हो गया। एक्ट का वो हिस्सा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। द डिस्गाइज कंप्लीटली फेल्ड। बिल्कुल। अब आते हैं हिस्ट्री के दूसरे और शायद ज्यादा चतुर केस पर, केसी गजपति नारायणा देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1953। ओडिशा गवर्नमेंट को भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्हें भी जमींदारी अबॉलिश करनी थी और कॉम्पनसेशन को कम से कम रखना था। पर उन्होंने बिहार वाली डायरेक्ट मिस्टेक नहीं की। जमींदारों को जो कॉम्पनसेशन मिलना था वो उनकी नेट इनकम पर बेस्ड था, यानी जिसकी जितनी नेट इनकम होगी सरकार को उसे उतना ज्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन के रूल्स को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं लगाया। उन्होंने एक कंप्लीटली नया रास्ता निकाला। उन्होंने स्टेट का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। जमींदारों पर एक बहुत ही हेवी इनकम टैक्स थोप दिया गया। ओह, आई सी। इस मूव का नतीजा क्या निकला? हेवी टैक्स की वजह से जमींदारों की नेट एग्रीकल्चरल इनकम नेचुरली बहुत कम हो गई, और क्योंकि नेट इनकम कम हो गई तो सरकार को जो कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करके देना था वो ऑटोमेटिकली गिर गया। एक तीर से दो निशाने। क्या बात है। पर जमींदारों को ये साजिश तो समझ आ गई होगी ना? बिल्कुल आई। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनका आर्ग्यूमेंट था कि उड़ीसा गवर्नमेंट का टैक्स कानून एक प्योर कलरेबल लेजिस्लेशन है। सरकार का असली मकसद टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। उनका असली मकसद डिस्गाइज तरीके से कॉम्पेंसेशन बिल को चोरी छुपे कम करना है। उन्होंने जरूर बिहार वाले केस का रेफरेंस देकर कहा होगा कि इस लॉ का भी मोटिव खराब है, इसे स्ट्राइक डाउन किया जाए। कहा था, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस टैक्स कानून को पूरी तरह वैलिड माना। क्यों? और इसका रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का सबसे कोर प्रिंसिपल है। कोर्ट ने पूछा, क्या उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेचर के पास अपने स्टेट में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने की पावर है? जवाब था बिल्कुल है। हाँ, ये तो स्टेट लिस्ट का एक क्लियर और एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस परफेक्ट थी। राइट। कोर्ट ने क्लियर किया कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या था। अगर सरकार का हिडन मोटिव कॉम्पेंसेशन कम करना भी था तब भी क्या फर्क पड़ता है। पर अगर आपके पास टैक्स लगाने की लेजिटिमेट पावर है तो आप टैक्स लगा सकते हैं। ये कलरेबल लेजिस्लेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पावर का धोखा नहीं दिया गया। पावर लीगली उन्हीं की थी और उन्होंने उसे अप्लाई किया। इन दोनों केसेस को साइड बाय साइड रखकर देखने पे ना कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी एकदम क्लियर हो जाती है। बिहार और उड़ीसा दोनों ही स्टेट्स का इरादा, उनका पॉलिटिकल मोटिव एकदम सेम था, पैसा बचाना। पर बिहार के केस में पावर का फ्रॉड था। उनके पास कॉन्फिस्केट करने की पावर नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैलकुलेशन का फ्रॉड करके वो करने की कोशिश की। जबकि उड़ीसा ने अपनी खुद की लेजिटिमेट पावर यानी टैक्सेशन की पावर का एक बहुत ही क्लेवर और इनडायरेक्ट इस्तेमाल किया कॉम्पेंसेशन कम करने के लिए। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान मोरालिटी, इमोशंस या इंटेंशन से ज्यादा बाउंड्रीज और लीगल अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। सही है। एक सरकार अपनी पार के दायरे में रहकर कितनी भी क्लेवर पॉलिटिक्स खेल सकती है, पर वो पार की बाउंड्री क्रॉस करके किसी मास्क के पीछे नहीं छुप सकती। तो इस डीप डाइव को अगर समअप किया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ होती है, कानून सिर्फ कागज पर लिखे स्टैटिक शब्द नहीं होते। जब रियलिटी में गवर्नेंस होती है तो यूनियन और स्टेट की पावर्स आपसी टकराव में आती ही हैं। और तब
पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर खड़ा होता है। ये डॉक्ट्रिन उन जरूरी कानूनों को बचा लेता है जो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए रद्द नहीं होने देता क्योंकि उन्होंने टेक्निकल लेवल पर किसी और की बाउंड्री को थोड़ा सा टच कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कलरेबल लेजिस्लेशन का डॉक्ट्रिन एक वॉचडॉग का काम करता है। वो उन कानूनों का मास्क उतारता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को बायपास करने के लिए बनाए जाते हैं। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स एक साथ मिलकर देश का डेलिकेट फेडरल बैलेंस मेंटेन करते हैं ताकि ना कोई स्टेट ओवररीच करे और ना ही वैलिड लॉज फालतू टेक्निकलिटीज की वजह से मरे। एब्सोल्युटली। पर इन हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन्स और 1950s के इन केसेस को समझने के बाद एक आखिरी बहुत ही मॉडर्न सवाल मेरे दिमाग में आता है। हमने जो भी पुराने एग्जाम्पल्स देखे, मनी लेंडिंग, लिकर ट्रेड, एग्रीकल्चर टैक्स, ये सब टैंजिबल फिजिकल चीजें हैं जिनकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं। राइट। पर आज सोसाइटी एक रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल और एआई के दौर में एंटर कर चुकी है। डेटा, साइबर सिक्योरिटी, एल्गोरिदम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स ऐसी रियलिटीज हैं जो इजीली माइक्रोसेकेंड्स में स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती हैं। ये तो है, डिजिटल दुनिया का कोई मैप थोड़ी होता है। एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचिए जहां क्लाउड सर्वर्स किसी एक स्टेट में है, उस सर्वर का यूजर किसी दूसरे स्टेट में बैठा है और उस डेटा का प्रोसेसिंग एल्गोरिदम डायरेक्टली किसी दूसरे देश से कंट्रोल हो रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक पॉलिसी या कानून का ट्रू नेचर तय करना कितना मुश्किल होने वाला है। बहुत मुश्किल। जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच का फर्क, वो फिजिकल मैप की लाइंस ही इनविजिबल हो जाए, तो आने वाले कल में जुडिशरी इन 70 साल पुराने डॉक्ट्रिन्स को नए टेक लॉज पर कैसे फिट करेगी? ये बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चन है। जब एक स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बायस को रोकने के लिए लॉ बनाएगा, तो क्या वो इंटरस्टेट कॉमर्स को अफेक्ट करेगा या किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को? ये एक ऐसी गहरी डिबेट है जो डेफिनेट रूप से आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और हमारे टेक ड्रिवन फ्यूचर का रुख तय करेगी। होने वाला है। और ये क्लियर है कि द लाइंस आर ओनली गोइंग टू गेट ब्लरियर। बिल्कुल। आज के डीप ड्राइव में बस इतना ही। अगले विषय को अनपैक करने तक फेडरलिज्म की इन कॉम्प्लेक्सिटीज पर विचार करना जारी रखें।